बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर अभी तो एलामिया जारी नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, तो आपने वीलॉग अभी शुरू करवा दिया, वेट तो कर लेते हैं हम। एक तो पहली बात यह है कि मुझे अंदाज़ा है कि वो एलामिया जो है किस नौइयत का होगा और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि वो कितनी ताख़ीर का शिकार होगा। ये पहला एलामिया है जो महफूज कर लिया गया है। पहले तो फैसले महफूज होते थे ना, ये एलामिया महफूज, क्योंकि उस इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो इजलास था, जो तलब किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो ख़त लिखा गया था उस पर गौर व खौस करने के लिए, तो उस इजलास के दौरान भी ख़ासी गर्मा गर्मी हुई है। कई जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हमायत का ऐलान किया है और कहा है कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त काम किया है ये ख़त लिख के। लेकिन दूसरी तरफ और तरह की तैयारियां की जा रही हैं, बजाय ये कि मामले की संगीनी का इदराक किया जाए, वो हीले बहानों के साथ वही पुरानी जो रिवायत है, जो टिमटमाता चिराग आखिरी जो उसकी फड़फड़ाहट होती है, ताकत के नशे में होते हैं ना बाज़ लोग, वो उल्टी चालें चलने की तैयारी कर रहे हैं कि इन 6 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो किसी न किसी तौर पे इनको फंसाया जाए। बल्कि इस ज़मन में आपको मैं एक इतला भी देता चलूँ कि वो जो आदि दरख्वास्त गुजार है ना बाज़ हल्कों की तरफ से, मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने इन 6 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो गालिबन एक दरख्वास्त दायर कर भी दी है और उसके लिए वो कोई बहाने तराश लेंगे कि जी ये है वो है फलां। अच्छा, अब आना जसन मोहसिन अख्तर कैनी साहब के ख़िलाफ़ क्या करेंगे कि जसन मोहसिन अख्तर कैनी साहब इमरान खान के धरनों के वक्त जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, ठीक है। तो जाहिर है कि उस वक्त बार जो थी वो सारी पीटीए के हक़ में थी, तो ये ज़रूर उस दौर की कोई चीज़ें निकाल लाएंगे कि जी इमरान खान और इनकी कुर्बत थी, ये थी, वो थी। हालांकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले उठा के देख लें, इमरान खान साहब के हक़ में कितने हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ कितने हैं, आपको बासानी अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ये एक आपको और इतला देता चलूँ कि ये जो उस ख़त में लिखा गया है ना कि कैमरे बरामद हुए हैं, खुफिया आलात बरामद हुए हैं, वो जस्टिस जहांगीरी साहब के घर से बरामद हुए थे, ठीक है। और हाँ जी, ये आपको ख़बर देता चलूँ। और एक और ख़बर आपको अदालत के हवाले से देता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना था कि वो साइफ़र केस छोड़ के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो चले गए थे, ठीक है। तो चीफ़ जस्टिस को मिलने, तो चीफ़ जस्टिस को जब वो मिलने गए हैं तो उस मुलाकात में आमिर फ़ारूक साहब थे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा थे और सरीना साहिबा भी शामिल थी, चीफ जस्टिस साहब की एहलिया मोहतरमा, वो भी उस मीटिंग में शामिल थी और उस मीटिंग में इस ख़त पे गौर किया गया था, ठीक है। और ये ख़त ये भी बताता चलूँ कि ये ख़त कल नहीं लिखा गया, इसकी तैयारी काफ़ी अरसे से जारी थी और ये 2 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे गालिबन ड्राफ्ट किया गया है, जो पेश आज किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को अगला चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनने दिया जाए, 5 जजेस को भी उनके भी स्क्रू टाइट किए जाए, तो वही पुराने हरबे हैं जो अब काम आने के नहीं हैं। ये बच्चा जानता है कि तब्दीली जो है वो दरवाज़े पे दस्तक दे रही है, लोगों के रवैये तब्दील हो चुके हैं, कोई समझे या ना समझे, जल्दी समझ जाए, देर से समझे, समझना तो सबको पड़ेगा कि अब रवैये तब्दील करना पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि एलामिया का इंतज़ार इसलिए भी नहीं कर रहा कि जनाब अली ऊपर देशबुक हमारा जो शो है उसकी सेट लगा हुआ है और सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि अपने व्यूअर्स से बात करके तो फिर मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ। जी सही। अच्छा, वज़ीर आज़म की सुना है कि वो क्लास हुई है, वो आपने इशारतन तो हम पहले भी बता चुके हैं। असल में ना शहबाज शरीफ साहब एक दोराहे पे खड़े हैं, एक तरफ वो एक असल वज़ीर आज़म के तौर पे बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ उनको पीछे से खींच दिया जाता है, आवाज़ थोड़ी सी आती है, पता नहीं आती, लेकिन पीछे से, और उनको खींचने वाली कोई 1-2 कुव्वतें नहीं हैं, 3-4 कुव्वतें हैं, इनमें 2 छोटी कुव्वतें हैं, 2 बड़ी कुव्वतें हैं, ठीक है। वो उनको बार बार खींच लेती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अंदर से, ये इस कुर्सी की ताकत भी है। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि कोई रूहानी रहनुमा नहीं होता किसी पार्टी का, कोई कायदे आला नहीं होता
जिसके पास कुर्सी होती है, खा वो उसका नाम मोहम्मद खान जुनेजो ही क्यों ना हो, वो कुछ अरसे बाद अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देता है। और वो कुछ अरसा जो है वो दिनों पर मुहित होता है, वो महीनों पर मुहित नहीं होता। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत जल्दी अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दिया। वो भूल गए हैं कि वो फॉर्म 45 वाले नहीं, फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब जिनको आप वज़ीर आज़म अपना कहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अजीब सी मिसाल है, लेकिन बहरहाल अच्छी मिसाल है। लोग बहुत महजूज़ होते हैं उस शख्सियत को के फ़न को देख के भी। उस्ताद चाहत अली ख़ान, उनका नाम सुनते ही चेहरों पे रौनक आ जाती है। तो उस्ताद चाहत अली ख़ान भी दिल की गहराइयों से अपने आप को मौसीकार और गुलूकार समझते हैं, मुस्तनद गुलूकार समझते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी हमारे खुद को मुस्तनद वज़ीर आज़म समझते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उनका जो संभलना है ना, वो हर कॉल पे ओके कर देते हैं। चाहे वो उधर से आए तो भी कहते हैं ओके, इधर से आए तो भी कहते हैं हो जाएगा, मैं कर दूंगा। वो किसी को ना नहीं करते। तो इस तरह वजारत उज़्मा ज़्यादा देर तक चलाना मुमकिन नहीं है। और वो जो डांट डपट हुई है वो हम पहले ही बता चुके हैं, और एक और मसले पर भी वो डांट डपट सुनने की तैयारी कर रहे हैं जो खासी शदीद होगी। वो क्या सर आगे वो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वो एक आध दिन में सामने आ जाएगी। सर आपके पास एक मुखबरी है, वो अभी बता दें ताकि फिर मैं आगे सवाल की तरफ चलूँगा। किस हवाले से? मुखबरियाँ तो कई होती हैं, ढेर लगा होता है। डार साहब के हवाले से है कोई? डार साहब के मुखबरी ये है कि डार साहब का भी प्रॉब्लम वही है जो शहबाज शरीफ साहब का है, कि वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझने से नहीं बाज आ रहे, और इसहाक डार साहब अपने आप को वज़ीर ख़जाना समझने से बाज नहीं आ रहे। इस पे मैंने बताया था कि औरंगज़ेब साहब और उनके दरमियान तलक कलामी भी हो चुकी है, और उन्होंने औरंगज़ेब साहब ने इस्तीफ़े तक की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद मामला जो है वो पहले तो प्यार से समझाया गया था, फिर डांट डपट से समझाया गया है। और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो हर कीमत पे इक़्तिदार के साथ चिमटा रहना चाहते हैं, और हाईएस्ट लेवल पे वो ये काम कर रहे हैं। अभी देखिए, लेकिन उनके दिल और दिमाग वही छोटे छोटे हैं। अभी उनके ज़ेर इस्तेमाल ग़ालिबन 2 या 3 1200 सीसी की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, उन्होंने कैबिनेट डिवीज़न को लिख भेजा है कि मुझे नई V8 दी जाए। अच्छा, V8 दी जाए। तो वो उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त तो हम नहीं आपको दे सकते, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने ख़ासी खरी सुनाई हैं कैबिनेट डिवीज़न के अफसरान को, और फिर उन्होंने कहा है कि मैं पीएम से ख़ुद बात कर लेता हूँ। अब पीएम से सारे कहते हैं जी बात कर लेता हूँ, तो पीएम ज़ाहिर है जवाब में यही कहते होंगे कि मैं भी किसी से बात करके फिर आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो ज़रा सेंसिटिव नौइयत की है कि आपको याद होगा कि नून लीग की एक खातून थी जो क्रेडिट कार्ड चोरी वाला मामला था, बहुत अरसा पहले। ठीक है, वो जो पुरानी है, खासी पुरानी कारकुन है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने वजारत इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई PhD की हुई थी, या कायदे यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली होगी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, या पता नहीं क्या कोई इकनॉमिक्स में कोई भारी भरकम डिग्रियां ली होंगी उन खातून ने। तो वो आजकल ना बहुत ज़्यादा इनके साथ हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि इनकी पर्सनल असिस्टेंट हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं। तो वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने मुबैना तौर पे डार साहब से दबे दबे लफ्ज़ों में कहा है कि वज़ीर ख़ारजा के साथ ऐसे किसी गैर मुतल्लिका शख्स या ख़ातून का होना ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। ये बहुत नाजुक सी सीट होती है और इसके अपने तकाज़े होते हैं जो आपको निभाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो और नून लीग के अंदर से भी एक ख़ातून ने इस ये जो उनके साथ रहती हैं वो उसके हवाले से मतलब सेक्रेटरी हैं या पता नहीं मुझे क्या उनको क्या ओहदा दिया गया है, आई डोंट नो, लेकिन उस पर एतराज़ किया है उन खातून ने भी। सर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही शदीद अलील हैं और अब तो उनको पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल भी करवा दिया गया है। बहुत बड़ी हातम ताई की कब्र पे लात मारी है जनाब
हुकूमत ने कि उनको आखिरकार पिम्स में दाखिल करवा दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि 4 पसलियाँ टूटने के बाद जी कमोबेश उनकी उम्र जो है वो मेरा ख्याल है 78 वर्ष है, ठीक है। और 4 पसलियाँ जिस बंदे की टूटी हुई हों और उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया हो 3-4 दिन बाद, ज़रा आप अंदाज़ा करें, जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। और ये जो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, ये भी जुल्म की इंतहा होने के बाद, वही जो मैं बार बार कहता हूँ, बल्कि कमोबेश रोज़ाना कहता हूँ कि जुल्म, जबर और बर्बरियत की एक उम्र होती है जो सालों पे मुहित नहीं होती, दिनों, हफ्तों और महीनों तक कायम रखा जा सकता है जबर का माहौल। बिल आखिर अदालतों ने भी अपने फ़ैसले करने शुरू कर दिए। आज अमर रशीद भट्टी को छोड़ना पड़ा है। तो अदालतों के पास, जजेस के पास मामलात को तूल देने के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है, मौखर करने का कोई रास्ता बचा नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ लंबी लंबी तारीखें डाल के देख ली हैं, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन ये मामला जो है ये सुलझता हुआ नहीं आ रहा। जो इस वक्त कहना चाहिए अदालती बहरान है, उससे निकलने का जो धमाका किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का सुनहरा तरीन बाब है। हर बंदा जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का हामी है, वो ये कहता है कि ये सुनहरा तरीन फ़ैसला है, ये सबसे जुर्रतमंदाना, दलेराना फ़ैसला है जो पाकिस्तान के जजेस ने मिल के किया है, ठीक है। अब इसको नून लीग वाले किस तरह इस पे गर्द उड़ाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मज़का खेज़ होगी। और वो गर्द उन जजेस के मुंह पे नहीं पड़ेगी, जो गर्द उड़ाएंगे उनके मुंह पे पड़ेगी। ये मेरी बात नोट फरमा लें आप कहीं। अच्छा, महंगाई और उस पर सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना भाईजान, वो ये है कि 3 सूबों के जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस मामले पे गौर के लिए कन्वेंशन भी बुलाया जाए। कन्वेंशन भी बुलाया जाए। कन्वेंशन होता है खुलेआम, ठीक है, सबको वहाँ पे इज़हार ख्याल का मौका दिया जाता है, और कमीशन भी बनाया जाए तहकीकात के लिए। लेकिन आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वो क्या एलामिया जारी करते हैं वो थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल का जो रद्द अमल है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है। फ़ारूक नाइक साहब द ग्रेट, उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया 10 दिन बाद देखेंगे, जैसे ये कोई अहमियत का हामिल ही नहीं। उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? उन्होंने कहा 10 दिन बाद देखेंगे, ठीक है। इवन मुझे उनके हामिद खान साहब के रवैये पे भी बहुत ज़्यादा कोई खुशगवार हैरत नहीं हुई, यानी बहुत मैं खुशी का इज़हार नहीं कर सकता। उन्होंने भी छोटे जजेस पर ही बात कर के तो ख़त्म कर दी है। और फिर लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हामिद खान साहब के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से चूँकि करीबी ताल्लुकात हैं, दोस्ती हैं, उनके वकील भी गालिबन रहे हैं, तो इसलिए वो कोई खुल के रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई इल्ज़ाम जो है अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल इस इल्ज़ाम को धोने के लिए हामिद खान साहब को बहुत बोल्ड रवैया अपनाना होगा और वकला की क़यादत करनी पड़ेगी, खुल के, बग़ैर डरे। अच्छा, महंगाई में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गैस की कीमतों में 160% इजाफे का मुतालबा किया गया। यार आपको गैस की पड़ी हुई है, आपको बिजली की पड़ी हुई है। यार आप हुकूमत की आनियाँ जानियाँ देखें, आप हुकूमत के काम देखें, उनकी फुर्तियाँ देखें। कभी इस अस्पताल जा रहे हैं, कभी उस स्कूल जा रहे हैं, सारे कैमरे साथ हैं। आप खुश क्यों नहीं होते यार? आप पर यासियत तारी रहती है। आप खुशी के मौके तलाश किया करें। इस सारी सूरत हाल में आप खुश रहना सीखें, आप खुश रहना सीखें। और यार हुकूमत, देखो मेरी बात सुनो, इसमें हुकूमत का हाल पता है क्या है? उसको कोई पार नहीं है। हुकूमत को महंगाई शंगाई ये उनकी कोई प्रायोरिटीज़ में नहीं है। उनको भी पता है कि वो ये हुकूमत जो है ये कितने दिन तक, कितने अरसे तक इन कुर्सियों पर मुतमक्किन है। उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसलिए वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इन मामलात की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। वो एंजॉय कर रहे हैं, सीधी बात है, उनको एंजॉय करने दें। हेलीकॉप्टर की राइड्स एंजॉय करने दें, बड़े बड़े काफ़िले एंजॉय करने दें, गैर मुल्की दौरे एंजॉय करने दें, V8 गाड़ियाँ एंजॉय करने दें। आप किन चक्करों में अवाम जाने,
आवाम में इतना ज़्यादा आवाम निकल आती है ना सड़कों पे, ठीक है। मैं मुझे बल्कि वो याद आ जाता है, एक गवाला जो है ना वो गाड़ी में टक्कर मार देता है जाके, ठीक है। और वो जनाब अली वो उसका दूध भी गिर जाता है, और जनाब वो उतर के ना तो बड़ा गुस्सा होता है, गवाला होता है, पहलवान टाइप होता है, तो वो गाड़ी के ड्राइवर को निकाल लेता है। कहता है तुमने मेरा सारा मोटरसाइकिल तबाह कर दिया, दूध भी गिरा दिया। कहता है यार गलती तुम्हारी थी। कहता है छोड़ो गलती जिसकी भी थी, पहलवान तो मैं हूँ ना, गवाला मैं हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। वो कहता है कि मैं जिस तरह तुमने मेरा ये सारा मोटरसाइकिल ख़राब कर दिया ना, मैंने तुम्हारी इसी तरह गाड़ी तोड़ देनी है। और वो हाथ में डंडा लेके ना गाड़ी के पीछे जाके ना बंदे को गाड़ी के पीछे खड़ा कर देता है जाके, ड्राइवर को, और एक लाइन खींच देता है, एक लाइन खींच देता है। कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ने लगा हूं, अगर तुमने उस दौरान ये लाइन क्रॉस की ना तो मैं तुम्हें भी साथ तोड़ दूंगा और तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा, तुम्हारी गाड़ी में तोड़ने लगा। और गाड़ी का वो 2 मिनट के अंदर अंदर सुरमा बना देता है। तो वापस पलटता है ना तो वो बंदा खड़ा हंस रहा होता है, तो मैंने तुम्हारी गाड़ी तोड़ दी है, पकड़ के सत्यानाश कर दिया है, सुरमा बना दिया है, चूरा कर दिया तुम्हारी गाड़ी का, तुम हंस रहे हो। बंदा कहता है ओ मैं इस करके हसंडिया, तेनू पता ही नहीं लगा, तू मेरी गड्डी तोड़दा पिया सी, मैं 7 वारी लाइन क्रॉस की थी। तो भाईजान हम इसी बात पे खुश हैं कि मुल्क का सत्यानाश हो गया, हमने 7 बार लाइन क्रॉस की है। लेकिन सर आप वज़ीर आज़म पे हमें तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही सुना कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उन्होंने सख्त नोटिस लिया उसका और कहा कि जी मुझे बताएं कि गैस तफसीलात तलब कर ली, नोटिस लिया, ठीक है, इजलास बुला लिया, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांग ली। ओ वज़ीर आज़म साहब ना कौम को इस तरह करें, बच्ची नहीं है ये, सोशल मीडिया की जनरेशन है, एक एक स्टेप को जानती है। IMF का मुआहदे से लेकर जो चीज़ देखना चाहे वो आपसे जल्दी, वो 2.5 मिनट के अंदर अंदर एक एक बंदा जो है वो अपने मोबाइल से हकीकत हाल जान लेता है, निकाल लेता है। ये काम मत करें कि वो जी मैंने ये कर दिया, वो क्या, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और आपको पता है कि 2-3 महीने बाद इस मुल्क की इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये वाले जो टैक्टिक्स हैं ये अब ज़ेब देते हैं कि वो जी रिपोर्ट मांग ली गई और बरहमी का इजहार कर दिया। सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। आप इतने छुन्ने काके नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको पता है। लेकिन सर अवाम तो तपी बैठी है, अवाम इनके लिए कोई कलमा खैर कहने की पोजीशन में नहीं है या मूड में नहीं है। जिसके ऊपर गुजर रही है उससे आप इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो कलमा खैर कहेंगे इन लोगों के लिए? नहीं सर। जिन लोगों ने मतलब उनका जीना हराम किया हुआ है और वो इस वक्त गुस्से से भरे बैठे हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक दरमियाने दर्जे का आदमी जिसकी सैलरी जो है अच्छी खासी तस्वर की जाती थी 2-4 साल पहले तक, आज वो किस कर्ब से गुजर रहा है, अपने घर का आटा दाल चीनी किराया बिजली कैसे पूरा कर रहा है, अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। ये बातें हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन आज जब अपनी आंखों से देखते हैं तो वो दरमियाना क्या, एक अमीर आदमी जिसको समझा जाता था उसकी चीखें दबी दबी चीखें वो भी सुनाई देने लगी हैं। तो वो ज़बान से मीठा बोल कैसे बोल सकता है, उसकी ज़बान मिठास कैसे निकालेगी? मतलब ये नामुमकिन सी बात है कि वो कोई और अच्छे लफ्ज़ों में इन लोगों को याद करें। ये आपने वो सुना था, एक बंदा कहता है अपनी उस बीवी को शुगर होती है और कहती है, शौहर कहता है कि तुम्हें शुगर है लेकिन तुम्हारा सेल्फ़ कंट्रोल लाजवाब है। तो बीवी खुश होकर कहती है सेल्फ़ कंट्रोल क्या मतलब? तो शौहर कहता है तुम्हारा पूरा जिस्म शुगर से भरा हुआ है लेकिन मजाल है ज़बान पे रत्ती बराबर भी कभी आई हो। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात भाईजान, आज की छोटी सी बात, जाने क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई, जाने क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई, जिसका घर मिट्टी का था उसी के घर बारिश हुई, क्या बात, जिसका घर मिट्टी का था उसी के घर बारिश हुई। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।